हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। मैं आपका लेक्चरर अमित कुमार शर्मा फ्रॉम मेहता पीजी कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी, जिसमें हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम, और इसके अंदर हमारा आज का हॉट टॉपिक चलेगा यूनिट सेकंड, जो ब्रायोफाइटा है उसमें मार्केंसिया। ठीक है, इसे हम कॉमनली जानते हैं लीवर वर्ड्स के रूप में। स्लाइड में हम कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। आज के हमारे जो कंटेंट्स होंगे वो होंगे सिस्टमैटिक पोजीशन, देन अक्रेंस, देन उसके बाद गैमेटोफाइटिक थैलस ऑर्गेनाइजेशन और कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्टरी स्ट्रक्चर्स, और दूसरी तरफ हम चलेंगे स्पोरोफाइटिक जनरेशन, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में होगा, और उसके अंदर हम लेंगे एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स और उनका पूरा का पूरा स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सिस्टमैटिक पोजीशन, बायोक्युलर डिवीजन, अगर हम इसकी किंगडम की बात करें तो दीज आर प्लेंटी। डिवीजन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो दीज आर ब्रायोफाइटा। ब्रायो मीन्स थैलॉइड स्ट्रक्चर्स विच डिफ्रेंशिएट इनटू डॉर्सिवेंट्रल सरफेस, ठीक है, और पेरेनकाइमेटस टिश्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इनमें पाए जा रहे हैं। क्लास हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है हेपेटोकॉप्सिडा। हेपेटोकॉप्सिडा के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को ही हम बोलते हैं लीवर वर्ड। लीवर जैसी आकृति, चपटे हैं और बीच में से फूले हुए हैं, किनारों से चपटे हैं, या मार्जिन जो हैं इनके कटे फटे और प्लेन हो सकते हैं। उसी आधार पर इन्हें हमने लीवर नाम दिया। ऑर्डर इज मार्केंसियल्स, फैमिली इज मार्केंसिएसी एंड जीनस इज मार्केंसिया। मार्केंसिया की बहुत सारी स्पीसीज है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पे इंडियन वेजिटेशन में मिल रही है वो यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे, या आज की टॉपिक में जो हम एक्चुअली में मार्केंसिया को डिस्कस करेंगे, वो स्पीसीज है पॉलीमॉर्फा। अक्रेंस की तरफ हम चले, प्राप्ति स्थल या हैबिट और हैबिटेट के रूप में हम इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो हम कह सकते हैं कि ऑल स्पीसीज आर टेरेस्ट्रियल एंड कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन्स कह सकते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो जाता है सर्वव्यापी, अर्थात जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको हम दीज आर द फर्स्ट या पायोनियर्स ऑन द लैंड प्लांट्स कह सकते हैं। जैसे एल्गीज को हमने पायोनियर्स प्लांट्स कहा इन एक्वेटिक हैबिटेट, उसी तरीके से ब्रायोफाइट जो है वो फर्स्ट लैंड प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल्स हैं। इससे ज़्यादा बेटर हम इसको लिए टर्म यूज में ले सकते हैं, दीज आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे कैन बी सर्वाइव इनटू वाटर एंड क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। इसलिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज में ले सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन। यहाँ पे सर्वत्र या सभी जगह अगर पाए जा रहे हैं तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया कि अगर हम सक्सेशन पीरियड को देखें या डेवलपमेंट को देखें बायोडाइवर्सिटी को, तो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स से उस जगह पे डेवलप होते हैं लाइकेन्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एल्गी, और इनके कॉम्बिनेशन से जब इनके डेड एंड डिके और वेदरिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ पर ये माहौल कर देते हैं सूटेबल टू रिप्लेस बाय ए हायर रेंज ऑफ या डेवलप्ड एल्गी, या फिर क्या बोलते हैं सब्सटीट्यूट बाय ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ पर ये जो लाइकेन ये हमारे ब्रायोफाइट्स हैं ये इसीलिए कहलाते हैं कॉस्मोपॉलिटन, अर्थात जहाँ पर इंसान या और कोई चीज़ जो है वो नहीं पहुँची प्रकृति में, हर उस स्थान पर जो है ब्रायोफाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल फ्रेश और प्राकृतिक स्थानों पर हमें ये देखने को मिलते हैं। प्लस ये नदियों, तालाबों, पोखरों, जो झील हैं उनके किनारे की जो नम भूमि है उसके साथ जो लगे हुए कुछ चट्टाने हैं, सबस्ट्रेट्स हैं, या कोई बड़े प्लांट के क्या बोलते हैं सबस्ट्रेटम, रूट्स या ट्रंक्स जो हैं उनके ऊपर भी इनकी स्पीसीज जो है वो हमें उगी हुई दिखाई देती हैं एपिफाइटिक लिथोफाइट्स के रूप में। इसलिए हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज में लिया है दीज आर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया स्थलीय,
और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया सर्वत्र, सब जगह पे पाए जाने वाले। ठीक है, इनका भौगोलिक वितरण पूरी पृथ्वी पर सब जगह है। नेक्स्ट, द स्पीसीज प्रिफर टू ग्रो इन मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस, जो कि अभी हमने समझा, लाइक वेट ओपन वुडलैंड्स, जो बड़े बड़े जंगल हैं, वेट फॉरेस्ट, सदाबहार जंगल, ऐसी संरचनाओं में, बैंक ऑफ द स्ट्रीम्स, रिवर्स के किनारों पर, वुड रॉक्स, जो नदियों के किनारे जंगलों की जो ज़मीन है नीचे की, उसकी जो मिट्टी है, उसके ऊपर जो चट्टानें हैं, उनकी जो जड़ें हैं, उनके ऊपर भी ये पाए जाते हैं। ऑन शेडेड स्टब रॉक्स, और छाया में, पानी में डूबी हुई या पानी के ऊपर छाया में अनुकूलित जो रॉक्स हैं, जो सबस्ट्रेट्स हैं, हार्ड सरफेसेस हैं, या किनारे की जो मिट्टी है, उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस पूरी लाइन को एक सिंपल वे में समझ सकते हैं कि दे आर यूजफुल टू ग्रो इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, दे आर ऑल्सो टेरेस्ट्रियल बट फेवरेबल इन ए सॉफ्ट क्लाइमेट कंडीशंस, हार्ड कंडीशंस के लिए नहीं है ये। मार्केंसिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीनस ऑफ द फैमिली मार्केंसिएसी, जिसका एग्जाम्पल है, और इसमें भी हम पॉलीमार्फा की बात कर रहे हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 65 स्पीसीज इन इंडिया। मतलब ओवरऑल अगर हम मार्केंसिया की बात करें तो लगभग 65 स्पीसीज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं, और इसमें से लगभग 11 स्पीसीज हमारे इंडियन वेजिटेशन के अंदर देखने को मिलती हैं। सम स्पीसीज आर आल्सो फाउंड ग्रोइंग इन प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिली रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया, जो हमारे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं साउथ की तरफ, केरला की तरफ। सम ऑफ द कॉमन इंडियन स्पीसीज, इसके अलावा एक और बहुत ही शानदार इसकी जो स्पीसीज है वो है हमारा पूरा का पूरा हिमालय की जो रेंज है, उसके अंदर भी ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं। कॉमन रेंजेस जो हमारी आ रही है वो है मार्केंसिया पामिट्स, मार्केंसिया पॉलीमार्फा, मार्केंसिया सिमलाना, मार्केंसिया नेपलेंसिस, मार्केंसिया आबुएंसिस, हिमालयेंसिस। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी अलग अलग जो स्पीसीज़ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इनका एक तरीके से स्पेसिफिक जो बॉटनिकल नेम है वो थोड़ा जो स्पीसीज़ हैं उनको उनके ओरिजिन स्थान या जहाँ से वो प्राप्त हो रहे हैं नेटिव स्पीसीज़, उसके आधार पे भी इनका नामकरण किया गया है। सबसे ज़्यादा वाइडली रेंज जो हमारी मिल रही है वो है पॉलीमार्फा। पॉलीमार्फा के लिए हम कह सकते हैं मोस्टली वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज इंडियन वेजिटेशन के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसी के साथ पॉलीमार्फा में एक एग्जांपल और, ये सबमर्ज पोजीशन के अंदर एक्वेटिक स्पीसीज के रूप में भी कंसिडर की जाती है, ऑल्सो कंसिडर एज एक्वाटिक। ये एक्वेटिक स्पीसीज के रूप में भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल सबमर्ज पोजीशन में। प्लस एक और एक्स्ट्रा अगर अब बात करें तो जो हमने अभी वर्ड पढ़ा था सक्सेशन, उस सक्सेशन में भी जो पायोनियर्स का रोल प्ले करते हैं, अर्थात सक्सेशन यहाँ पे अगर अपन वुडलैंड की बात करें तो जंगल में आग लगने के बाद वहाँ की मिट्टी पूरी तरीके से बंजर और नष्ट हो जाती है, कोई बीज या कोई अंकुरण वहाँ पे नहीं होता। तो ब्रायोफाइट्स में पॉलीमार्फा, मार्केंसिया पॉलीमार्फा की जो स्पीसीज़ है वो इस जंगल की आग के बाद पुनः जंगल के एस्टेब्लिशमेंट में यहाँ पे पायनियर का रोल प्ले करती है, अर्थात जंगल में आग लगने के बाद ये स्पीसीज आसानी से वहाँ पे सरवाइव कर सकती है, लेकिन इन फेवरेबल कंडीशंस। सिमलाना अकर्स इन हिमाचल प्रदेश, एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है नेपलेंसिस, ये मिल रहा है पंजाब में मिल रहा है। गढ़वाल और कोमहोन जो हिल्स हैं यहाँ पे साउथ की तरफ, वहाँ पे भी इसकी स्पीसीज हमें देखने को मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे सामने यहाँ पे कंप्लीट अकरेंस ऑफ मार्केंसिया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्लांट्स की तरफ। यहाँ पे अगर अपन थोड़ा सा एक स्लाइड की तरफ चले
तो एक एक्स्ट्रा स्लाइड को अगर अपन यहाँ पे ऐड करते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं इसी के ऊपर ये ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा की जो स्पीसीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो नॉर्मली सभी के लिए बात कर रहे हैं इसलिए एक स्पीसीज का नाम नहीं ले सकते, बाकी बेसिकली यहाँ पे जो सारी स्ट्रेटजीज आपको बताई जा रही हैं वो पॉलीमॉर्फा के रिजेम्बलेंस बताई जा रही है। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है डिस्टिंक्ट या डिफ्रेंशिएट बाय टू डिस्टिंक्ट फेजेस या जनरेशंस। दो प्रकार की जनरेशंस या दो प्रकार के प्लांट थैलस हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड प्लांट थैलस। ठीक है, और इस हैप्लॉइड प्लांट थैलस के लिए अगर अपन कहें तो यही मेन है एंड लॉन्ग लिव। और दूसरा जो यहाँ पे आ रहा है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं डिप्लॉइड थैलस। प्लांट थैलस कर लें या प्लांट थैलस बॉडी कर लें। तो इस तरीके से जो पॉलीमॉर्फिया ये मार्केंसिया है, इसके जीवन चक्र में दो अलग अलग प्लांट थैलस देखने को मिलते हैं जो दोनों एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यहाँ पे अगर अपन फर्स्ट की बात करें तो हैप्लॉइड जो है उसको हम बोलते हैं गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट फेज या थैलस। और जो डिप्लॉइड फेज हमें देखने को मिल रही है दैट नॉन एज स्पोरोफाइट। गैमिटोफाइट को हिंदी में बोला जा सकता है युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद। और स्पोरोफाइट को बोला जा सकता है बीजाणुद्भिद। ये हो गया बीजाणुद्भिद और वो हो गया युग्मकोद्भिद। इसलिए हम यहाँ पर जो मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं या जो हम पढ़ते हैं थैलस स्ट्रक्चर, इस थैलस संरचना के अंदर हमको यहाँ पर दो अलग अलग फेजेज या दो अलग अलग प्लांट्स के बारे में पढ़ना होगा। पहला जो आ रहा है वो है गैमिटोफाइट और दूसरा जो आ रहा है वो है स्पोरोफाइट। इसलिए हमारा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है जिसको हम कह सकते हैं थैलस स्ट्रक्चर, ये थैलस स्ट्रक्चर में हमको दो डिस्टिंक्ट जो है मॉर्फोलॉजीज दिखाई दे रही हैं या जो थैलस स्ट्रक्चर है दिखाई दे रहे हैं। दीज आर नोन एज गैमिटोफाइट और दूसरा आएगा स्पोरोफाइट। दैट रिप्रेजेंट बाय हैप्लॉइड, मेन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है और लॉन्ग लिव होता है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक गैमिटोफाइट चलेगा इसमें हम चलते हैं दो तरीके से। एक चलेंगे यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और दूसरा हम चलेंगे यहाँ पे इंटरनल अर्थात एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की तरफ। दैट इज गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। और इसमें हमारा जो पॉइंट चल रहा वो है एक्सटर्नल फीचर्स या गैमेटोफाइट।
गैमेटोफाइट की जगह इसको बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकारिकी, आकारिकी लक्षण। एक बार डायग्राम्स के अंदर अगर हम देखें तो आकारिकी को समझ सकते हैं। ये है मार्केंसिया, डिफरेंट स्पीसीज में हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसके डायग्राम को देखें तो मार्केंसिया के अंदर हमें ये एक ज़मीन पे फैला हुआ कालीन के समान एक चपटी संरचना के रूप में दिखाई देगा, जो हमें कम्प्लीटली ग्रीन दिख रहा है और एक चपटी संरचना के रूप में सामने आ रहा है। ये रहा, दैट इज़ द डॉर्सल व्यू, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पर दोनों तरीके की संरचना दिखाता है, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस के रूप में। और यहाँ पर हमें इसके क्लियर फोटोसिंथेटिक रीजन और एयर चैम्बर्स, और एयर चैम्बर्स के अंदर छोटे छोटे टिनी होल अर्थात एयर पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रही हैं, दीज कप लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज गैमा कप। ये उसकी तुलना में थोड़ा और ज़्यादा मोटा, लेकिन सेम वैसे के वैसे स्ट्रक्चर। और एक सबसे बड़ी चीज़, मार्केंसिया का थैलस जो है वो डाइकोटोनोमसली ब्रांच होता है, और प्रत्येक थैलस के सीड्स पर यहाँ अगर अपन देखें तो हमें जो थैलस है वो बिल्कुल बाइनरी फ्यूज दिखाई देगा, अर्थात दैट नॉन एज द्विभाजी शाखित, डाइकोटोनोमसली ब्रांच्ड। और इसकी वजह से यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है, दैट नॉन एज एपिकल नॉच, दैट नॉन एज एपिकल नॉच, अर्थात शीर्ष खांच। और इसी शीर्ष खांच में इस जगह पर यहाँ पर है ग्रोइंग पॉइंट, जिसे हम बोल सकते हैं वृद्धि बिंदु। इसी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल एपिकल ग्रोथ के रूप में यहाँ पर होती है। सेम स्ट्रक्चर ही हमें दिखेंगी, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। कंप्लीट थैलस जो है वो हमें द्विभाजी शाखित चपटा डॉर्सीवेंट्रल संरचना के रूप में ही दिखाई देता है। आप किसी भी डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये जो पीछे की तरफ डेवलप हो रही है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, और जो बिल्कुल एपिकल नॉच के पास जो डेवलप हो रही हैं, दीज आर नोन एज गैमेटेंजियोफोर, जो कि मेल और फीमेल अलग अलग टाइप की होती हैं। मतलब एक तरीके से युग्मक धानीधर, ये हमेशा ग्रोइंग पॉइंट के जस्ट पीछे की तरफ ग्रो होती हैं और मिड रिब रीजन पे होती हैं। साथ ही जो डॉर्सल व्यू है उसके अंदर हमें इसके अंदर एक ग्रूव खांच के रूप में दिखाई दे रही हो, मीडियन ग्रूव। और ये मीडियन ग्रूव जो है ये कहलाती है मिड रिब, जिसे ऊपर से एक सैलो खांच की तरह, एक उथली हुई खांच की तरह देखा जा सकता है, जबकि वेंट्रल व्यू के ऊपर इसकी कोई व्यू नहीं देखने को मिलता है। इसे हम कंप्लीटली चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही। सेम यही डायग्राम यहाँ पर अगर अपन इसे चेक करें तो यहाँ पे हमको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, दैट फेज रिप्रेजेंट एज डॉर्सल व्यू।
दैट इज डॉर्सल व्यू। इसमें क्लियर मिडरिब रीजन दिखाई दे रहा है और इस मिडरिब रीजन के साथ में हमें डाइकोटोनोमसली ब्रांच एक चपटा और डॉर्सिवेंट्रल थैलस भी दिखाई दे रहा है और ये है इसका वेंट्रल व्यू। नीचे की तरफ से अगर हम देखें तो हमें ये कुछ ब्राउन या कलरलेस रेशेदार संरचनाओं के रूप में दिखाई दे रहा है जो कि एक्चुअली में राइजोइड्स और स्केल्स हैं, जो कि मिडरिब रीजन, दैट इज मिडरिब रीजन, इस मिडरिब रीजन के दोनों तरफ यूनिसीरिएट लाइंस जो कि एक या दो लाइन के रूप में हो सकते हैं, यूनिसीरिएट लाइंस के रूप में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और ये इसका वाइड व्यू है। सेम इसी का भी जो हमने अभी डायग्राम्स में देखा, दैट शो द मिडरिब ग्रूव रीजन, नॉट मिडरिब, दैट इज मिडरिब ग्रूव। मिडरिब ग्रूव, और इस मिडरिब ग्रूव रीजन के अंदर जो है वो हमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, नोन एज गैमा कप। थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें इसका तो दैट इज एक्सटर्नल फीचर्स। इसमें हम कह सकते हैं कि द वेजिटेटिव प्लांट रिप्रेजेंट द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। मीन, जिसको हम मीन कह रहे हैं, ये हैप्लॉइड है और जो इसकी कायिक संरचना है वो गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी उसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, फ्लैट, प्रोस्ट्रेट एंड डॉर्सीवेंट्रल। जो अभी सारी चीज़ें हमने समझी उन्हीं को ही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे थैलॉइड का मतलब हो गया थैलस, फ्लैट का मतलब हो गया चपटा, प्रोस्ट्रेट का मतलब हो गया शान, लेटा हुआ, अर्थात सतह पर एक कालीन या चद्दर की तरह बिछा हुआ, लेटा हुआ। डॉर्सीवेंट्रल का मतलब होता है अधर पृष्ठ या पृष्ठाधार। पृष्ठ अधर। और डाइकोटोनोमसली ब्रांच का मतलब होता है द्विभाजी शाखित। द्विभाजी शाखित होते हैं। दो फेजेस में डिवाइडेड हैं क्योंकि पृष्ठाधर होते हैं, इसलिए हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज डॉर्सल और एज वेंट्रल, पृष्ठ और अधर सतह के रूप में। यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो चलेगा वो है डॉर्सल सतह, एक तरीके से पृष्ठ सतह के रूप में। डॉर्सल सरफेस इज डार्क ग्रीन, जो हमने यहाँ पे व्यू के अंदर देखा। कंप्लीटली ग्रीन, और डिफ्रेंशिएट है एयर चैम्बर्स और फोटोसिंथेटिक रीजन्स के अंदर। ए शैलो ग्रीव, एक उथली खांच, मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मिडरिब इन ईच ब्रांच। जितनी भी ब्रांचेज है सभी के अंदर सेंटर से एक मिडरिब रीजन गुजरती है जो क्लियरली हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन मिडरिब रीजन पे हमें एक शैलो खांच दिखाई देती है। ए नंबर ऑफ पॉलीगोनल एरियाज, अर्थात पॉलीगोनल का मतलब हो गया बहुभुजीय, जो है हमें कुछ एरियाज दिखाई देते हैं कॉल्ड आर एरोलाई, विच रिप्रेजेंट द अंडरलिंग एयर चैम्बर्स, जो वास्तव में अपर एपिडर्मिस के नीचे की तरफ उपस्थित एक चैम्बर्स के रूप में रिप्रेजेंट करता है, जो कि ओपन होते हैं एक एयरपोर्ट से, इसलिए हम इन चैम्बर्स को बोलते हैं एयर चैम्बर्स। ईच एयर चैम्बर हैज ए सेंट्रल पोर, और ऊपर से अगर अपन देखें
तो हमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, जो कि एक्चुअली में ढोलकाकार जो बैरल शेप जो पोर होते हैं उनके रूप में हमको दिखाई देती है। तो हर जो मार्केंसिया के अंदर जो एयर चैम्बर्स हैं एपिडर्मिस के नीचे, उसमें एक या एक से ज़्यादा एयर पोर्स होते हैं जिनसे इनमें गैसेज का आदान प्रदान होता है। द मिडरिब एंड इन द depression at the apical region forming a apical notch, ये है एक सिंपल एपेक्स। और मार्केंसिया या रिक्सिया के अंदर ये जो अपेक्स है उसके अंदर एक डिप्रेशन पाया जाता है। डिप्रेशन का मतलब होता है खड्डा, गर्त, और इस गर्त की वजह से हमें ये द्विभाजी शाखे दिखाई देता है और इन दोनों के जो मिडरिब रीजन्स हैं वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। और इसी भाग को बोला जाता है एपिकल नॉच, दैट रिप्रेजेंट एज एपिकल नॉच, शीर्ष खांच। इसलिए एपिकल नॉच, शीर्ष खांच जो है वो इस एपिकल रीजन में पाई जाती है और विच ग्रोइंग पॉइंट इज सिचुएटेड, और इसी भाग के अंदर जो है वो ग्रोइंग पॉइंट अर्थात वृद्धि बिंदु निहित होता है जिससे लगातार इसकी वृद्धि होती है, एपिकल ग्रोथ। डॉर्सल सरफेस आल्सो बियर द वेजिटेटिव गैमा कप। जो अभी हमने डायग्राम्स देखे उन सभी डायग्राम्स की सतह के ऊपर अनुकूल परिस्थितियों में जो मिडरिब रीजन है उसके ऊपर एक कप जैसी संरचना हमें देखने को मिल रही है। दीज आर नोन एज गैमा कप्स, जिनके अंदर गैमी बनते हैं। तो ये वेजिटेटिव संरचना जो है गैमा कप वो बनती है। साथ ही जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनने की जो टाइम पीरियड आती है वहाँ पर इन्हीं के ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अर्थात गैमिटोफोर या गैमिटेंजियोफोर जो है युग्मक धानी धर, युग्मक धानीधर जो है वो डेवलप होते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो गैमिटोफाइट थैलस है वही लैंगिक जनन और कायिक जनन से संबंधित संरचनाओं को भी धारण करता है। मुख्य है प्रकाश संश्लेषण और लंबे जीवन जीने वाला है। गैमा कप कंटेन्स स्पेशलाइज्ड मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या बॉडीज, और इनको हम बोलते हैं ग्रेनाज। दीज आर इम्पॉर्टेंट। ये चपटी संरचनाएं होती है, मल्टी सेल्युलर होती है, और इन ग्रेना के अंदर जो है वो वृद्धि बिंदु जो है निहित होता है, जो कि एक ग्रेना गैमा है, ये एक गैमा दो थैलस को विकसित करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, दूसरा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस की तरफ अगर हम चले तो द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस बियर स्केल्स एंड राइजोइड्स। स्केल्स एंड राइजोइड्स, राइजोइड्स को हम बोल सकते हैं मूलाभास या मूलाभ, और स्केल्स को हम बोल सकते हैं यहाँ पे शल्क। तो जो हमारी अधर संरचना है उस अधर संरचना के अंदर दैट इज अधर, और वो हो गया पृष्ठ। तो अधर संरचना में नीचे की तरफ हमें जो है कलरलेस या ब्राउन क्षेत्र दिखाई देता है। डॉर्सल सतह हमें दिखाई देती है एयर चैम्बर्स के साथ साथ ग्रीन, और ये हमें दिखाई देती है ब्राउन और कलरलेस। और इस संरचना के अंदर हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं जो रेशेदार संरचना है, दीज आर राइजोइड्स। तो सिंपल वे में मार्केंसिया या ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स पाए जा रहे हैं और ब्रांड राइजोइड्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पे राइजोइड्स भी दो टाइप के मिलेंगे और स्केल्स भी हमें दो टाइप के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट की बात करें दैट आर स्केल्स आर मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन इनके ऊपर, मल्टी सेल्युलर है, वन सेल थिक है एंड यूजुअली वायलेट इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट। ये इम्पॉर्टेंट है फॉर न्यू टाइप। ये हल्के से पर्पल या बैंगनी वॉयलेट कलर के दिखाई देते हैं एंथोसाइनिन पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण। मॉर्फोलॉजिकली स्केल्स जो है वो दो टाइप के हैं, एक होता है अपेंडिकुलेट और एक होता है ल्यूगुलेट। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ल्यूगुलेट मीन्स जस्ट जीभ के जैसे, जीवाकार,
एक सिंपल सी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है, दैट इज लिग्यूलेट, जो कि बहुकोशिकीय है, बीच में से मोटे हैं, किनारों से चपटे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मोटाई 1 कोशिका या 2 कोशिका मोटे होते हैं। इन चपटी संरचनाओं को हम बोलते हैं स्केल्स। लेकिन अगर अपन अपेंडिकुलेट की बात करें तो अपेंडिकुलेट का जो डायग्राम है वो हमें सेम यही संरचना, लेकिन इस संरचना के साथ हमें एक एक्स्ट्रा संरचना के रूप में दिखाई देता है। दैट इज अपेंडिकुलेट। ये 2 टाइप के स्केल्स जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। शायद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हमें दिख जाए, दैट इज अपेंडिकुलेट एंड दैट इज लिग्यूलेट। लिग्यूलेट एंड अपेंडिकुलेट स्केल्स जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। राइजोइड्स की तरफ चले, स्केल्स का एक बार फंक्शन देख लें। द मेन फंक्शन ऑफ स्केल्स, स्केल्स 2 बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट, ये स्केल्स जो हैं वो हार्ड सब्सटेंस से मिले हुए हैं, प्लस ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होते हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग पोजीशन के ऊपर अरेंज रहते हैं, जिसकी वजह से जो मिडरिब रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। और ये इनकी सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो मिलती है हमें अपेक्स और ग्रोइंग पॉइंट के पास, अर्थात ये अपेक्स को और ग्रोइंग पॉइंट को कंप्लीटली कवर्ड करके रखते हैं, इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग पॉइंट को, प्लस विषम परिस्थितियों में या शुष्कता आने पर इनके नीचे वाटर जो है वो लॉक हो जाता है, वेपराइज नहीं हो पाता, इसलिए ये डेसिकेशन में एक तरीके से प्लांट को या थैलस को डेसिकेट होने से भी बचाते हैं, प्लस डेड एंड डिकेइंग या अपघटित होने से बचाते हैं। तीसरा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं ग्रोइंग पॉइंट को। ये इनके मुख्य कार्य हैं। राइजोइड्स क्या हैं? यूनिसेल्यूलर, कुछ स्पीसीज में मल्टी सेल्यूलर, बाकी यूनिसेल्यूलर, कलरलेस, ब्रांच और अनब्रांच टाइप में, एंड डेवलप एज प्रोलॉन्गेशन ऑफ द लोअर एपिडर्मल सेल। ये एक तरीके से रूपांतरण है थैलस की जो लोअर एपिडर्मल सेल्स हैं उन एपिडर्मल सेल्स के दीर्घीकृत होने का, इलोंगेटेड होने का या प्रोलॉन्ग होने का। ये भी 2 प्रकार के हैं, एक है स्मूथ वॉल्ड और एक है ट्यूबरक्यूलेट। इसको अगर अपन डायग्राम में देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि ये वाले जो राइजोइड्स हैं ये बिल्कुल ट्यूब जैसे हैं और इनकी भित्तियाँ पतली हैं, और अंदर वाली जो लेयर है या जो सतह है वो बिल्कुल स्मूथ या चिकनी हमें दिखाई दे रही होती है। ओके, एंड दूसरी चीज़, दूसरे वाले की अगर अपन चलें तो ये है यहाँ पे लिग्यूलेट। इस डायग्राम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है अंदर वाली जो भित्ति है, इसकी अंदर वाली भित्ति में पैग लाइक इन्वर्जन्स अर्थात उभार, पूरी की पूरी संरचना में अंदर की तरफ पैग लाइक उभार जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, अर्थात ये अंदर से स्मूथ नहीं होता, इसीलिए इसको बोला जाता है यहाँ पर ट्यूबरक्यूलेट, और जो सिंपल है उसको बोला जाता है स्मूथ। दोनों के कोई बहुत अलग विशिष्ट कार्य नहीं है, दोनों के सेम ही काम है। मेन फंक्शन इनका आता है एक तरीके से एंकरिंग द थैलस विद द सबस्ट्रेटम। द मेन फंक्शन ऑफ राइजोइड्स आर एंकर द थैलस ऑन द सबस्ट्रेटम and to absorb water and minerals nutrients from the soil, और जमीन से, मृदा से या सबस्ट्रेटम से पोषण का अवशोषण, ये इनके मुख्य आधार हैं। नेक्स्ट, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम वेंट्रल सरफेस, और उस वेंट्रल सरफेस पे दोनों राइजोइड्स और दोनों के दोनों हमारे आ रहे हैं स्केल्स। ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल या वेंट्रल स्ट्रक्चर। सेकेंड हम चल रहा है एनाटमी। एनाटमी का मतलब हो गया दैट रिप्रेजेंट एज इंटरनल।
इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर का एक डायग्राम हमें यहाँ पे व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम 3 व्यूज की बात करते हैं। ये सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है जिसपे हमें एयर चैम्बर्स और टिनी पोर्स स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। जब हम इसका एक टीएस सेक्शन की ब्रेकडाउन करते हैं तब हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है। दैट फ्रॉम ये हो गया मार्केंसिया, थैलस, डॉर्सल व्यू, और यहाँ पर अगर हम एक थैलस का टीएस सेक्शन काटते हैं, टीएस सेक्शन दैट रिप्रेजेंट या अपीयर इज दिस, जिसमें हमें 2 अलग अलग रीजन्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ऊपर वाला जो रीजन है दैट नॉन एज फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस रीजन, और यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं ये बीच का पूरा फूला फूला भाग दैट नॉन एज स्टोरेज। दैट रिप्रेजेंट एज स्टोरेज रीजन और फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेसिस रीजन। ओके, और ये इसका माइक्रोस्कोपिक रिव्यू है जिसके अंदर हम एक छोटे से सेगमेंट को जो है वो व्यू के रूप में देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक। दैट रिप्रेजेंट एज मॉर्फोलॉजी, आउटरनल मॉर्फोलॉजी, और ये हो रहा है हमारा इंटरनल व्यू जो कि सिंपल व्यू है, और ये है वाइड माइक्रोस्कोपिक व्यू। सेम यहाँ पे कलरफुल रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तब हमें ये दिखाई देता है सेम इस टाइप का। इस कंप्लीट सेक्शन में अगर अपन बात करें तो हमें 2 रीजन्स दिखाई दे रहे हैं। दैट रीजन इज फर्स्ट फोटोसिंथेटिक रीजन, ये ऊपर वाला जो पूरा ग्रीन ग्रीन हमें दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो पूरा ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है दैट कंप्लीट हो गया हमारा स्टोरेज रीजन, और इसके नीचे की तरफ ये आ गया पूरा का पूरा राइजोइड्स एंड स्केल रीजन्स। ये है पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन। बात करते हैं अपर रीजन की। डिफरेंशिएट एज अपर रीजन मतलब डॉर्सल की तरफ, डॉर्सल साइड पे। तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अपर एपिडर्मिस, एक्चुअली में अपर एपिडर्मिस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिक्शिया के अंदर इस अपर रीजन की जो सेल्स थी, एयर सेल्स, उन सेल्स की सबसे अपर मोस्ट जो सेल थी नोन एज हाइलाइन सेल्स, और इन्हीं हाइलाइन सेल्स के लगातार कॉम्पैक्टली एक दूसरे से अरेंज होने या जुड़ने से एक स्ट्रक्चर हमको सामने की तरफ देखने को मिल रही है, जिसको जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें एक कंटिन्यूअस लेयर के रूप में दिखाई दे रही है। सेलुलर लेयर है, दे आर पेरेन्काइमेटा सेल्स एंड ऑल्सो बियर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सारा का सारा काम जो है एपिडर्मिस के रूप में कर रहे हैं। प्लस ये जो लेयर है ये बीच बीच में इंटरप्ट हो रही है बाय द पोर, टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बोल सकते हैं एयर पोर्स। इसलिए हमने इसका जो वर्ड या जो टर्म रखी है दैट टर्म इज अपर एपिडर्मिस। इट्स सेल्स आर थिन वॉल्ड, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं घनाकार, और इस घनाकार से ज़्यादा परफेक्ट वर्ड जो है वो हम बोल सकते हैं पॉलीगोनल एंड आइसो डायामेट्रिक, समव्यासी।
पतली भित्ति युक्त, समव्यासी और बहुभुजीय कोशिकाएं होती हैं। अगर हम इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखें तो हमें ये सेल्स जो हैं वो बहुभुजीय, यहाँ देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 फलक इसके दिख रहे हैं। इसके नीचे वाली कोशिकाओं में 5 है, किसी कोशिका में 7 फलक तक होती हैं। इसलिए एग्जैक्ट चौकोर हम इन्हें नहीं बोल सकते, ये एक घनाकार कोशिकाओं का समूह होता है। और जैसे जैसे कोशिकाएं जो हैं वो मैच्योर होती हैं, एक दूसरे में कॉम्पैक्ट होती हैं, वैसे वैसे सेल्स जो हैं वो गोलाकार शेप से कैसी बन जाती है, बहुभुजीय पॉलीगोनल शेप्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस फोटोसिंथेटिक चैम्बर आर प्रेजेंट। जस्ट अपर एपिडर्मिस के नीचे हमें फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, दैट रिप्रेजेंट एज अपर एपिडर्मिस। और इस अपर एपिडर्मिस में हमें ढोलक के जैसे या बैरल शेप बैरल, जो तेल को नापने के लिए या तेल को रखने के लिए पुरानी जो इकाई थी, दैट इज बैरल, जिसे आज हम ढोलकाकार संरचना के रूप में भी जानते हैं। दीज आर नोन एज बैरल्स। तो बैरल शेप के जो है ये पोर्स हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिनके छिद्र जो हैं वो सकरे हैं और बीच में जाके ये जो संरचनाएं हैं ये अपने आप में क्या हैं, फूली हुई हैं, इसलिए बैरल शेप इनको बोलते हैं। बाय द डिसकंटिन्यूअस लेयर ऑफ अपर सेल्स इन फिलामेंट या चैम्बर वॉल की अपर सेल्स के एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़ जाने से ही हमने यहाँ पे एक वर्ड दिया है, दैट नोन एज अपर सेल। ये डायग्रामेटिक व्यू है और ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है ऑफ स्लाइड। तो यहाँ पे हमें यहाँ क्लियर जो है वो अपर एपिडर्मिस एक दूसरे से जुड़ रही है और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, होल्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर एयर पोर्स। नेक्स्ट, each air pore open inside the air chamber and help in exchange of gases during the photosynthesis। ये एयर पोर जो है वो हम स्टोमेटा के रिजेंबल्स बोल सकते हैं कि यहाँ से स्टोमेटाज की डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है इन लीफ साइड, बट दे कैन नॉट बी हैव ए फंक्शन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म या रेगुलेशन या गार्ड सेल्स, ऐसी संरचनाएं नहीं मिल रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल पोर्स हैं, बैरल शेप है, गार्ड सेल्स हैं, लेकिन दे कैन नॉट बी रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म। तो एक सिंपल से पोर हैं, इसलिए हम इन्हें स्टोमेटाज नहीं कह सकते, बस हाँ एक्सचेंज, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दीज एयर चैम्बर्स डेवलप साइजोजीनसली, दीज आर नोन एज लेजात। साइजोजीनसली, यहाँ पर अगर इसको समझने की कोशिश करें तो दो टाइप की कैविटीज बनती हैं, एक बनती है लाइसोजीनसली और एक बनती है साइजोजीनसली। लाइसोजीनसली में क्या होगा कि जो कोशिकाएं हैं उनमें से कोई एक कोशिका बाय लाइटिक लयन द्वारा क्या हो जाएगी, नष्ट होएगी और धीरे धीरे वो उसके जो फ्लूइड हैं, लाइटिक फ्लूइड्स, वो अपनी पड़ोसी कोशिकाओं को भी गलाएंगे और गलाते गलाते धीरे धीरे उस जगह पे क्या बन जाएगी, एक कैविटी डेवलप हो जाएगी। इस प्रकार के डेवलपमेंट को बोलते हैं लाइसोजीनसली और लयजात। और यहाँ पर अगर अपन बात करें साइजोजीनसली सहजात, इसमें क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो सेल्स अपने बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसिस को इंक्रीज करेंगी और धीरे धीरे इंक्रीज करने से जो अपनी नेबरिंग सेल्स हैं वो परिधि की ओर सरकती हुई चली जाएंगी, जिससे सेंटर में हमें एक कैविटी या स्थान, रिक्त स्थान जो है वो देखने को मिल जाता है। इस प्रकार के डेवलपमेंट, तो यहाँ पे लयजात नहीं हो रहा है, सहजात हो रहा है, दैट इज सीजोजीनसली। अर्थात बीच में जो स्टोरेज रीजन है, जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टोरेज रीजन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, लेकिन नई सेल्स नहीं बनेंगी और वहाँ बीच बीच में क्या बनती हैं, कैविटीज़ डेवलप होती हैं। एंड दीज कैविटी जो हैं वो मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट पदार्थों को भरने के लिए होती हैं, जैसे कि म्यूसिलेज, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि ऑयल ड्रॉपलेट्स। बाकी की जो कोशिकाएं हैं वो नॉर्मल तरीके से जो है वो किसका, स्टार्च का भंडारण यहाँ पर करती हैं। सेम इसी तरीके से ये जो एयर चैम्बर्स है इनका डेवलपमेंट भी किसकी तरीके से हुआ है, क्या बोलते हैं, साइजोजीनसली हुआ है, जिसके अंदर जो चैम्बर्स है उनके अंदर, जैसे इसको एक डायग्रामेटिक रिव्यू में देखें तो
ये सेल्स का एक पूरा का पूरा व्यू है ऊपर की तरफ, जिसके अंदर सेल्स जो है 1 2 3 4 इधर भी हो गया। ये सेल्स आपस में एक दूसरे से कॉम्पैक्ट अरेंज हैं, लेकिन इनके बीच में क्या बन रही है, कैविटी, एंड दैट कैविटी इज नॉन एज चैम्बर। और ये जो सेल्स हमें दिख रही है यहाँ पे, ये सेल्स आधारीय हैं और इन सेल्स के ऊपर 3 से 4 या 5 सेल्स तक की एक पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बनती है, कभी कभी 4 से 8 तक बनती हैं, जो हमें फाइनली इस टाइप में दिखाई दे रही हैं। और जब ये सेल्स बनती हैं तो इनसे एक पूरा का पूरा चारों तरफ एक पैरामीटर ड्रॉ हो जाता है, जो कि एयर चैम्बर की लिमिटिंग वॉल के रूप में काम करता है। ये सेल्स भी कुछ मात्रा में पिगमेंट्स या क्लोरोफिल्स को कंटेन करती हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। ओके, और इसी चैम्बर के नीचे आधार, ये जो लोअर सेल्स हैं आधारीय कोशिका, इनसे कुछ कोशिकाएं जो कि चैम्बर की वॉल नहीं बनाती हैं, ये कोशिकाएं जो हैं वो 4 से 5 सेल्स के फिलामेंट्स के रूप में डेवलप होती हैं। और ये जो फिलामेंट्स हैं ये मच प्लेंटी ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अर्थात क्लोरोफिल्स को धारण करके रखते हैं, और इस तरीके से ये यहाँ पे बनाते हैं एयर क्या बोलते हैं फिलामेंट्स, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो इस पूरे कंसेप्ट को देखिए, दैट इज एयर पोर, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी एयर चैम्बर, और इस एयर चैम्बर की जो लिमिटिंग वॉल्स हैं नॉन एज एयर चैम्बर वॉल्स, और ऊपर से ढका हुआ है पूरा का पूरा अपर एपिडर्मिस से, अर्थात ये पूरा का पूरा एक एनक्लोज चैम्बर बन गया है जो कि साइजोजिनसली बना हुआ है। और इस चैम्बर के जो आधारीय संरचना है उस या बेस जो है वहाँ से छोटे छोटे 4 to 5 सेल्स ब्रांच एंड ब्रांच फिलामेंट्स बने हुए हैं। दीज फिलामेंट्स आर नोन एज फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। रिक्सिया के अंदर ये ओपनली खड़े हुए थे विदाउट एनी चैम्बर, और मार्केंसिया के अंदर ये एक एनक्लोज चैम्बर के अंदर डेवलप होते हैं और फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। These air chambers develop cytogeneously and each are separated by a single layer partitioning wall. पार्टीशन वॉल, जिसको हम चैम्बर वॉल कह सकते हैं, से ये बने हुए होते हैं। सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और इनकी कोशिकाएं जो है वो क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं। मैनी सिंपल एंड ब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द एयर चैम्बर, ये हमने अभी बात करी। और यही फिलामेंट जो हैं ये प्लेंटी ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के साथ होते हैं, और ये डेवलप करते हैं यहाँ पर कंप्लीट फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स को, और यही मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है पूरा का पूरा स्टोरेज रीजन से संबंधित। इसको एक बार डायग्रामेटिक में समझ लें या एक बार थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, फिर डायग्राम्स में आएंगे। तो स्टोरेज रीजन का मतलब हो गया भरण क्षेत्र। इट लाइज बिलो द एयर चैम्बर, ये जस्ट एयर चैम्बर के नीचे स्टार्ट हो जाता है। इसी की जो सेल्स हैं इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स, बहुत सारी कोशिकाओं का एक कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट है। सभी कोशिकाएं थिन वॉल्ड है, पेरेन्काइमेटस है, पॉलीगोनल हैं, आइसोडाइमेट्रिक हैं, और इंटरसेल्युलर स्पेस इनके अंदर नहीं पाए जाते। इंटरसेल्युलर स्पेस इसके अंदर नहीं पाए जा रहे हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज है, पेरेन्काइमेटस है लेकिन कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। It is more thickened in the center and gradual tapering towards the margin, और ये क्षेत्र जो है वो मिडरिब रीजन में बहुत ही मोटा या फूला हुआ, और जो किनारे होते हैं उसके पास धीरे धीरे कैसा हो जाता है, ये टैपरिंग हो जाता है। ये दिख रहा है बीच में से मोटा और दोनों किनारों पर से कैसा हो गया है, टैपरिंग हो गया है, पतला हो जाता है। The cells of this zones contain starch. स्टोरेज रीजन का काम है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, पिगमेंट इसके अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। ये केवल और केवल स्टोरेज का काम करता है। तो ऐसे में इसकी सेल्स लार्ज होती है, पतली भित्ति युक्त होती हैं, और स्टार्च जो है मुख्य भोजन, स्टार्च का यहाँ पे क्या करता है, स्टोरेज करता है। उसी के अलावा और भी कुछ सेल्स हैं जो ऑयल बॉडीज अर्थात लिपिड्स, उसी के अलावा कुछ प्रोटीन्स और कुछ म्यूसिलेज सब्सटेंस को भी क्या करती हैं, स्टोर करके रखती हैं। तो ये भी यहाँ पे स्टोरेज के रूप में मिलता है। ज़्यादातर है स्टार्च और कुछ मात्रा में है ये अदर सब्सटेंस। द लोअर मोस्ट सेल्स लेयर ऑफ द जोन फॉर्म द लोअर एपिडर्मिस, और इसी की
नॉर्मली देखे जाए तो कोई एपिडर्मिस नहीं है, पर इसकी जो सबसे लेयर और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है दैट नॉन एज अपर एपिडर्मिस, और जो सबसे निचली लेयर है वही घनाकार कोशिकाएं जो है एक दूसरे से टेंजिशनल वॉल से कनेक्ट हो रखी हैं, ये वाली जो लेयर्स हैं ये कहलाती हैं लोअर एपिडर्मिस अर्थात निचली अधिचर्म। और इसी निचली अधिचर्म में आप डायग्राम्स के अंदर देखें तो कुछ कोशिकाओं के प्रोलॉन्ग होने से हमें जो है वो स्केल्स और राइजॉइड्स का डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दी लोअर मोस्ट सेल लेयर ऑफ द जोन फॉर्म द लोअर एपिडर्मिस, सम सेल्स ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ लोअर एपिडर्मिस एक्सटेंड टू फॉर्म बोथ टाइप ऑफ स्केल्स एंड राइजॉइड्स। तो स्केल्स यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के हैं, कौन कौन से? एक हो गया हमारे पास में लिगुलेट्स और एक हो गया सिंपल या अपेंडिकुलेट्स, और दूसरा जो है जो राइजॉइड्स है वो भी हमारे पास दो हो गए, सिंपल राइजॉइड्स या ट्यूबुलर, और क्या बोलते हैं, फर्स्ट वन इज सिंपल और दूसरा हो गया ट्यूबुलर राइजॉइड्स। ये दोनों के दोनों राइजॉइड्स और इनके फंक्शंस और स्ट्रक्चर जो है हम डॉर्सल व्यू के अंदर जो हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की थी उसमें कंप्लीट कर लिया है, वहाँ से हम इसका व्यू देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड आती है वो आती है रिप्रोडक्शन मेथड्स इन मार्किंसिया, जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस कंप्लीट व्यू के अंदर हम वापस एक बार अगर इसे एनालिसिस करें तो हम इसमें देख सकते हैं द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ मार्किंसिया कंप्लीट। सेकंड हम यहाँ पे देख चुके हैं अकरेंस एंड स्पीसीज ऑफ मार्किंसिया। थर्ड वन हमारे पास में सिंपल क्लासिफिकेशन था जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो थैलस है वो दो टाइप के मिल रहे हैं, दो प्लांट की प्लांट बॉडीज हमें देखने को मिल रही है, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक प्लांट कंडीशंस, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं ओनली एंड ओनली गैमेटोफाइट प्लांट स्पीसीज को। गैमेटोफाइट फेज के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको हम दो भागों में बांटेंगे, डॉर्सल में और वेंट्रल सरफेस में। डॉर्सल सरफेस जो है उसके अंदर हमें दिखती है ग्रीनरी, एयर चैम्बर्स, अपर एपिडर्मिस और रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनकी स्ट्रक्चर्स। सेकेंड व्यू जो हमारा आ रहा है वो वेंट्रल व्यू है, जिसमें हमको कलर नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ फाइब्रस जोन्स और स्केल्स और राइजॉइड जो है वो स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बोथ टाइप ऑफ राइजॉइड्स, डबल राइजॉइड्स भी दो हैं और स्केल्स भी दो हैं। नेक्स्ट ये इनका डायग्राम्स। इसके बाद एनाटॉमी में चले इंटरनल के अंदर तो वहाँ पे भी हमारे पास बस सीधे सीधे दो व्यू हैं। फर्स्ट इज अपर एपिडर्म वो फोटोसिंथेसिस, और जस्ट उसके बिलो जो है वो हम कह सकते हैं स्टोरेज रीजन। अपर रीजन के लिए हम कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट इनटू एयर चैम्बर्स, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स एंड अपर एपिडर्मिस। और अगर स्टोरेज रीजन की तरफ चले तो पॉलीगोनल है विदाउट एनी सेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, एंड दीज सेल्स आर ऑक्यूपाई स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी एज स्टोरेज ऑफ स्टार्च। इसके अलावा कुछ लिपिड, ऑयल ड्रॉपलेट्स, प्रोटीन्स एंड म्यूसिलेज का स्टोरेज भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ में इनकी जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है दैट नॉन एज लोअर एपिडर्मिस, और यही लोअर एपिडर्मिस जो है वो एक तरीके से यहाँ पर कंसिस्ट करती है स्केल्स एंड राइजॉइड्स के टाइप्स को। इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट जो है वो हमारी स्ट्रक्चर्स और जो अनाटमी और मॉर्फोलॉजी है वो कंप्लीट होती है बाय द स्टोरेज रीजन। नेक्स्ट क्लास हमारी जो चलेगी वो यहाँ पे हो गई कंप्लीट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स। ओके देन स्टूडेंट्स।